वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइन का 7th लेसन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का पार्ट 3 सीखने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में हम बायो, जियो एंड केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं और जो कौन से अलग अलग साइकिल्स होते हैं इकोसिस्टम में वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है बायो, जियो और केमिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं हम। Though the energy flow in an ecosystem is one way, the flow is nutrient is cyclic। यानी कि जो एनर्जी का फ्लो सन टू प्रोड्यूसर, देन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, डिकम्पोजर्स, ये वन वे है। मगर जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है वो साइक्लिक होता है हमारे इकोसिस्टम में। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। Study the various components in the figure given alongside and explain the biogeochemical cycle in your world। तो आपको ये आएगा biogeochemical cycle एक्सप्लेन करने के लिए। The cyclic flow of nutrients within the ecosystem is called as biogeochemical, that is biological, geological and chemical cycle। जो cyclic flow यानी कि 1 से 2 जाएगा, 2 से 3, 4, 5 ऐसे चल रहेगा। एंड अगर लास्ट पॉइंट है हमारा 5 तो अगेन 5 टू 5 के न्यूट्रिएंट्स कौन लेगा 1, ऐसे चलता रहेगा ये साइकिल ऐसे। देन हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर रिएक्शन, हाइड्रो यानी कि पानी और एटमॉस्फेयर एयर का जो इंटरेक्शन होगा, वैसे ही एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट का भी रिएक्शन होगा। इंटरेक्शन बिटवीन, यहाँ पे देख लो, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि वाटर, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर एंड लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, इनके बीच भी इंटरेक्शन होता है। एंड कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक एंड सॉइल। अब जो लैंड होती है उसका कन्वर्जन होता है रॉक एंड सॉइल में। पहले रॉक में होगा, उसका भी वेदरिंग होगा तो सॉइल में होता है। तो ये सब इंटरेक्शन होता है इनके बीच। आगे हमें दिया है न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स के फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स के फ्लो होता है वो दोनों के बीच होता है, लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू लिविंग। जैसे कि देख लो, हम ह्यूमन बीइंग है लिविंग, दैट इज बायोटिक फैक्टर, और एयर, वाटर, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स है। तो हमें एयर, वाटर की जरूरत है तो इसका कंजम्पशन करते हैं, एयर कंज्यूम करते हैं, हम यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो अबायोटिक टू बायोटिक हो गया। अब जब हम क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो बायोटिक के नहीं तो प्लांट्स, एनिमल जब डिकम्पोज होते हैं उनके फैक्टर्स यानी कि उनके न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है, सॉइल लेती है, सॉइल से प्लांट्स लेते हैं। सो बायोटिक टू अबायोटिक, ये इंटरेक्शन बायोटिक अबायोटिक का चलता ही रहने वाला है। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू अ मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फॉर्म बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। इस सब साइकिल का मीडियम होता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। यानी कि लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर। सिंपल लैंग्वेज में, लिथो यानी कि लैंड, लैंड के रिलेटेड लिथोस्फीयर, एटमॉस यानी कि एयर के रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर के रिलेटेड। आ गए समझ में आपको? The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in the process is a complex process। यानी कि जब इकोसिस्टम के बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे ज्योग्राफी के रिलेटेड होंगे, एंड केमिकल सोर्सेस होते हैं, इनकी रिसाइकल करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। एंड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है इस पे डिपेंड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ बायो, जियो एंड केमिकल साइकिल्स, तो दो मेन सब टाइप्स है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब गैसियस में देख लो क्या पॉइंट है, एन एक्युमुलेशन ऑफ अ मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि सारे गैसियस साइकिल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कहां पर मिलेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और कौन कौन से गैसियस साइकिल के न्यूट्रिएंट्स है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ऐसे बहुत सारे गैसेस। वही जब हम सेडिमेंट्री के बारे में बोलते हैं
तो एन अक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड इन, यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर है तो उसकी जगह यहाँ पर है सॉइल, सेडिमेंट्री के लिए सॉइल। देन सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट्स रॉक्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले। अब सेडिमेंट्री साइकिल के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से, इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे है कंपोनेंट्स। A gaseous cycle is speedier cycle than the sedimentation cycle, और सेडिमेंटरी साइकिल जो है उससे फास्ट साइकिल होती है गैसेस की, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो फास्ट होता है, जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ CO2 हैज accumulated in area, it is quickly dispersed with wind and absorbed by plants। अगर एक जो एरिया है उसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो क्या होगा, वो विंड के साथ डिस्पर्स यानी कि स्प्रेड होगा और उसे जल्दी से प्लांट्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। मगर वहीं पे क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल। अब इसके पहले एक बात बता देता हूं कि सेडिमेंटेशन साइकिल का, तो देख लो एक रॉक है और रॉक की कन्वर्जन होना है सॉइल में, तो रॉक टू सॉइल कन्वर्जन होने के लिए 2.5 देख लो, अ लेयर ऑफ 2.5 centimeter soil is formed in 1000 years। 2.5 सेंटीमीटर सॉइल का लेयर फॉर्म होने के लिए 1000 years लगते हैं, इतना ही स्लो साइकिल होता है। कुछ साइकिल इससे फास्ट होंगे वो बेशक है, मगर गैसियस साइकिल इज फास्टर। ओके, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट, क्लाइमेटिक चेंजेस यानी कि जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट के और ह्यूमन एक्टिविटीज से सेडिमेंट्री साइकिल, गैसियस साइकिल का स्पीड, उनकी इंटेंसिटी और इक्विलिब्रियम यानी कि वो बैलेंस्ड रहेंगे या नहीं, ये सब डिपेंड होता है। जैसे कि CO2 देख लो, CO2 ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे कि पोल्यूशन के कारण बढ़ गया तो एटमॉस्फेयर में CO2 का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। सो ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ही ये डिपेंड होते हैं। हेंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द साइकिल आर एक्सटेंसिवली स्टडीड नाउडेज, इसीलिए इन सभी साइकिल का बहुत ही बारीकी से स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, जिसका हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देन द साइकिल ऑफ गैसेस एंड सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो गैस साइकिल है और सेडिमेंट्री साइकिल है इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब क्यों सेपरेट नहीं कर सकते, इसका एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स। अब नाइट्रोजन के फ्री नाइट्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में, वहीं पर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर, सेडिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर सेडिमेंट्री साइकिल के यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे गैसियस साइकिल में भी नाइट्रोजन है। सिमिलरली कार्बन अकर्स इन अबायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, इन सारे में कार्बन होता है। ये सब क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल के कंपोनेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड, अब ये तो हो गया सेडिमेंट्री साइकिल का, मगर वैसे ही कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में भी होता है, यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पे आ गया एटमॉस्फेयर यानी कि गैसियस साइकिल, और ये है अर्थ क्रस्ट में, तो यहाँ पर आ गया सेडिमेंट्री साइकिल। तो देख लो, हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल को। Generally, carbon is present in plants, animals for much shorter duration than it is in a coal। अब प्लांट्स और एनिमल्स में भी कार्बन होता है, मगर वो उसका जो वक्त होता है, ड्यूरेशन, वो बहुत ही कम होता है देन इट्स कोल, यानी कि कोयले में ज्यादा देर तक कार्बन होता है। द कार्बन साइकिल, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर दैट बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम
एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उससे अगेन कार्बन वापस मिलेगा एटमॉस्फेयर को, इसे कहते हैं हम कार्बन साइकिल। एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एटमॉस्फेयर, ऐसे ही चलता रहेगा साइकिल। देन abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through the photosynthesis and respiration। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन के एटम है वो बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे जाएंगे? थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। देन फोटोसिंथेसिस के वक्त CO2 जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, तो वैसे अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर में आप एंट्री हो चुका है। हेंस कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बायोजियो एंड केमिकल साइकिल से। देन plants convert carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स ने क्या किया है? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन हो गया कार्बोहाइड्रेट में। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, उसी से प्रोटीन और फैट्स भी तैयार हो जाएंगे। अब जब प्रोटीन और फैट्स तैयार हुए हैं, इन प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बिवोरस प्लांट्स, एनिमल्स। सो हर्बिवोरस कैन फीड ऑन प्लांट्स। तो अब कार्बन एंट्री हो चुका प्लांट्स में, प्लांट्स को खाएंगे हर्बिवोरस, उनको खाएंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस फीड अपॉन हर्बिवोरस। In this way, biotic carbon is transferred from plants to herbivorous, from herbivorous to carnivorous, from carnivorous to apex consumers। ये आप साइड को लिख के ले लो शॉर्ट में। जो अबायोटिक कार्बन था वो बायोटिक फैक्टर्स में चला गया है। अब एक फिगर देखते हैं, देख लो। सनलाइट, और सनलाइट की मदद से रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल फोटोसिंथेसिस से प्लांट में आ गया। अब ये प्लांट्स खाएंगे एनिमल्स, एनिमल्स का साइकिल रहेगा। अब CO2 एनवायरमेंट को कैसे मिलेगा? सो फैक्ट्रीज से CO2 पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, हो जाएगा। CO2 एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर में। फॉसिल फ्यूल भी CO2 से ही, कार्बन फॉसिल फ्यूल यानी कि क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन होता है। तो ये सब है कार्बन साइकिल की डायग्राम। कार्बन साइकिल की जो डायग्राम है उसके लिए हमें एक रिएक्शन भी मेन प्रोसेस है इन कार्बन साइकिल। तो पहली प्रोसेस है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। जब इनका रिएक्शन होता है इन द सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो इससे C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज क्या तैयार होता है? ग्लूकोज। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब जब वाटर को छोड़ दो, इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी रिएक्शन होती है जिससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलते हैं। 6H2O 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ही बाहर निकलते हैं और इससे पैदा होती है एनर्जी। अब ये साइकिल आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है ये दोनों रिएक्शन, सो आपको ये अच्छी तरह से याद करने हैं। Eventually, after that of all type of consumer are decomposed by decomposers like bacteria and fungi। अब एपेक्स कंज्यूमर का डिकम्पोजिशन होगा बाय बैक्टीरिया एंड फंगी।
and carbon dioxide is released again into the atmosphere and used by the living organism. तो एक जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ था वो अगेन एनवायरनमेंट को मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर को मिल जाएगा और एटमॉस्फेयर से वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आ जाएगा. ऐसे चलता रहेगा अगेन एंड अगेन साइकिल. इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूअसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेकेंड, थर्ड, ऐसे अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है. आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू एटमॉस्फेयर. आफ्टर द डेथ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एटमॉस्फेयर पहुंचा and it is taken by living organism. again a living organism देगा, a living organism की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, एटमॉस्फेयर के पास जाएगा, एटमॉस्फेयर अगेन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देगा, अगेन एटमॉस्फेयर को जाएगा. ऐसे साइकिल जो है वो चलता ही रहने वाला है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड. अब अबायोटिक कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, रिलीज कर देते हैं? तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड. फॉसिल फ्यूल में आएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. ये सारे जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें जो कार्बन होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है. देन वुड को जलाएंगे तो जाएगा. फॉरेस्ट फायर यानी कि जब जंगलों को आग लगती है तभी भी बहुत धुएं के साथ कार्बन पार्टिकल्स जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जब होगी तब भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में. अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं. ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक प्रोसेसेस. अब कौन कौन सी बायोटिक प्रोसेसेस है जिनके कारण ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में? तो पहली है फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन. यानी कि देख लो, फोटोसिंथेसिस के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 कंज्यूम कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स लिबरेट दैट इज रिलीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है. वैसे ही हमारा जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हम ऑक्सीजन वो लेते हैं और CO2 गैस बाहर छोड़ देते हैं. वही पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन CO2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by plants. So जो इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच, वो कौन मेंटेन करता है? तो प्लांट्स. इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए. तो ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.